चलो। हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक हमने साइकोलॉजी में लगभग 11 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है वो है पर्सनैलिटी। तो आज की जो क्लास और टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? पर्सनैलिटी। और यह एस्टेट और सीटेट के लिए कम से कम 2 से 3 नंबर इस टॉपिक से आपके आने ही आने हैं, बिल्कुल फिक्स हैं, ये चीज़ याद रखना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो एक बार शुरू करने से पहले भाई आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। पर्सनैलिटी यानी कि इसे कहा जाता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी है क्या, इस चीज़ के बारे में जानेंगे सब। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए थे, उनके विचार उनके जो मत थे वो अलग अलग तरीके से थे। उन्होंने व्यक्तित्व यानी कि जो व्यक्ति है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में क्या है डिफाइन किया था, बांटा था। किस तरीके से कितना बांटा, किसने बांटा, कितने भागों में बांटा, ये हम हर एक चीज जानेंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए, जो व्यक्ति है यानी कि व्यक्तित्व है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है? आंतरिक गुण। और जो दूसरी चीज होती है वो क्या होती है, याद रखना, बाह्य गुण। जैसे आप लोग समझना, पहले समय में, जिस समय अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि हमसे अगर 1 या 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी पहली मैं बात पे जाता हूँ, समय के दौरान जाता हूँ, तो पहले जब शादियां हुआ करती थी तो कैसे होती थी कि हम उनके जो दादाजी वगैरह होते थे वो जाते थे, जाने के बाद में अगर उन्हें कोई भी सुंदर लड़की दिखी भाई किसी की, या किसी गांव से निकल के जा रहे हैं उन्हें कोई सुंदर लड़की दिखाई दी, तो क्या हुआ, उस लड़की को डन कर देते, ठीक है भाई इसकी शादी हमारी लड़की से होनी चाहिए, बहुत सुंदर लड़की है। अब दादाजी जैसे वहां से आए, उस जगह से आए, तो घर पे आने के बाद में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला घर पे आने के बाद में कि मैं लड़के के लिए लड़की देख आया हूँ, बड़ी सुंदर लड़की है और उस लड़की से शादी करेंगे। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़की क्या पढ़ी लिखी हुई है, कितनी पढ़ी लिखी हुई है, आगे कैसा नेचर है कैसा नहीं है, बस सिर्फ क्या कर दिया, ओनली सिर्फ उसकी सुंदरता को देखा। जो सुंदरता को देखा, यही चीज क्या होती है याद रखना, ये होता है हमारा बाह्य गुण, यानी कि एक्सटर्नल चीजें होती हैं जो हमें बाहर से दिखाई दे जाए। अब सारी चीजें ऐसे चीज चलती रही, भाई शादी होगी, अब उन्हें ये नहीं पता था, जब वो घर वाले कह रहे थे कि कोई और व्यक्ति मिला भी नहीं है, देखी भी नहीं है, आप हाँ भी कराए, ऐसे कैसे कराए। तो दादाजी कह रहे थे, तो जो सुंदर है भाई, इतनी ज्यादा सुंदर है कि हमारे घर में पड़ोस में मोहल्ले में कोई भी नहीं है, इस तरीके से उन्होंने बातें चीजें बोली। लेकिन वो सच में ही ऐसी निकले। बाद में वो उसका लड़ना झगड़ना, पूरा गांव एक तरफ, पूरा घर परिवार एक तरफ, यानी कि और वो एक तरफ। तो यही चीज थी। ये होता है एक्सटर्नल, यानी कि बस ओनली उसकी सुंदरता को देखा, सुंदरता को देखने के बाद में डन कर दिया। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे समय बीता, समय आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद में जो समय है इस समय के अंदर क्या है, अब लोगों के आंतरिक गुणों को भी देखना प्रारंभ कर दिया। अब आंतरिक गुण क्या होते हैं? आंतरिक गुण का मतलब है बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, बोलने का तरीका कैसा है, चलने का तरीका, मतलब हर चीज को। वर्तमान समय क्या है, अब कोई लड़की देखने जाता है तो हर चीज देखता है डिटेल से, बैठे चलने का तरीका कैसा है, क्या क्या चीज आती है, पढ़ी लिखी कितने हो, कितने पढ़े लिखे नहीं हो, हर चीज के बारे में। जब उन्हें लगता है कि चीज ठीक है, चीजें मेरे अनुसार है, तो वो लोग उस चीज को डन कर देते हैं। तो वर्तमान जो समय है, ये क्या है, इसके अंदर दोनों की दोनों चीजों को क्या कर दिया, शामिल कर दिया, यानी आंतरिक गुणों को भी और बाह्य गुणों को भी कर दिया। ये क्या होती है, पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व होता है। तो देखिए, इसी पर्सनैलिटी की अब जो हम शुरुआत करते हैं, ये जो पर्सनैलिटी शब्द है, यह है लेटिन भाषा के परसोना से बना है। किससे बना है? परसोना से। जिसका जो अर्थ होता है वो होता है नकली, चेहरा, या मुखौटा, या नकाब। ये क्या होते हैं, इस परसोना का जो मतलब होता है ये होता है। तो जिस तरीके से रोम के कलाकार, रोम के कलाकार
जिस नकाब का या मुखौटा का प्रयोग नाटक में करते थे, उसी को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता है यानी कि व्यक्तित्व, यानी कि पर्सोना। अब देखिए, ये जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस चीज के बारे में समझना कि दशहरा या जब भी कोई मेला वगैरह लगता है तो प्लास्टिक के बहुत सारे ऐसे, कोई हनुमान का, कोई राम का, कोई किसका करता है, कोई नकाब पहन लेता है, रावण का पहन लेता है, कोई हनुमान भगवान का पहन लेता है, इस तरीके से वो बहुत सारे नकाब पहन लेता है अपने फेस के ऊपर। और जब वो इस तरीके से नकाब पहन लेते हैं तो बच्चे छोटे छोटे ऐसे घूमते हैं उसमें, तो डराते हुए घूमते हैं। या कोई क्या है, भूत का पहन लेगा, कोई किसी का पहन लेगा, तो यही जो एक नकाब पहना है वो क्या होता है, वही होता है पर्सोना। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि व्यक्ति जिस तरीके के माहौल में जाता है, जिस जगह जाता है, वैसा ही वो उस जगह का बन जाता है। तो यही क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है, यही क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। तो देखिए, व्यक्तित्व के अंदर मैं आपको एक स्टोरी यानी कहानी बता रहा हूँ, इस कहानी से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। व्यक्तित्व के अंदर पर्सनैलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है और अनपढ़ होने के बाद में वो, उसकी ड्रेसिंग कोड, उसका बोलने का तरीका, उसका रहने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो चीज़ें क्या हो रही हैं कि वो व्यक्ति हमेशा कैसा लगेगा, भाई जेंटलमैन है उस, क्योंकि उसके हमने सिर्फ बाहर की क्वालिटी को देखा, लेकिन जैसे ही हमने उसे चेक किया, उससे कुछ जाना, कुछ पूछा, तो पता चला भाई ये तो अनपढ़ व्यक्ति है। तो ये पहला ज़माना था कि बाहर से किसी को देख लिया और उसके बारे में विचार, थिंकिंग बना ली, भाई ये लोग कैसे होंगे। लेकिन वर्तमान का समय क्या है, वर्तमान का समय उसे बाहर से भी देखेगा और अंदर से क्या है, दोनों तरफ से, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, दोनों चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब एक एक करके हम लोग ये जानेंगे कि जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व को किसने बांटा, कितने भागों में बांटा, किस तरीके से बांटा। तो देखिए, व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो है शारीरिक गुणों के आधार पर, और जो दूसरा होता है इसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे कि शारीरिक गुणों के आधार पर कौन से मनोवैज्ञानिक थे और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर किसने बांटा है। देखिए, सबसे पहले जो व्यक्तित्व को डिफाइन किया था वो किसने किया था, वो क्या था, हिप्पोक्रेटिस। एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेटिस। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि व्यक्तित्व को सबसे पहले बांटने वाले कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, तो याद रखना हिप्पोक्रेटिस। दूसरे नंबर पे जो आता है, पहले पे आता है हिप्पोक्रेटस, दूसरे पे आता है क्रेसमर, इसी को क्रेचमर कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सेल्डन। ये तीन साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने क्या कहा था, याद रखना, इन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व यानी कि किसे, पर्सनैलिटी को बांटा था। लेकिन मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बांटने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे, पहले का जो नाम आता है वो आता है युंग, और इन्हीं को कहा जाता है जुंग, याद रखना। और सेकंड जो नाम आता है ये किसका आता है, ये आता है आईजैक का। ये किसका आता है, आईजैक।
तो ये दो साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है, और ये कैसे थे शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटने वाले। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके अब इनके बारे में डिफाइन करेंगे कि हिप्पोक्रेटिस ने कौन सा बांटा था, कितने भागों में बांटा था, कौन कौन से बांटे थे, इन चीजों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब बात होती है हिप्पोक्रेटस की, हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक गुणों के आधार पर, याद रखना, व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा था। चार भाग जो बांटे थे, याद रखना, वो भाग बांटे किसके आधार पर थे? द्रव्य के आधार पर, यानी कि लिक्विड के आधार पर। इन्होंने चार जो भाग बांटे थे वो कौन कौन से थे? पहला होता है पीला पित्त, दूसरा जो होता है काला पित्त, तीसरा जो होता है इसे कहा गया है रक्त, और चौथा जो है वो इन्होंने कहा है कफ या श्लेष्मा। तो चार भागों में हिप्पोक्रेटस ने किसको बांटा था? द्रव्य को बांटा था। पीला पित्त, काला पित्त, रक्त या कफ या श्लेष्मा, ये चार वो भाग हैं जिन भागों के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले किसको मापा था? याद रखना, जो व्यक्तित्व है उसे बांटा था, ये चीज याद रखना। अब हम लोग जानेंगे कि पीला पित्त क्या है। पीला पित्त का मतलब ये नहीं कि व्यक्तियों के अंदर कोई पीला पित्त है या पीली कोई लिक्विड फॉर्म भरी हुई है, ऐसा नहीं है। इसका जो मतलब है कि अगर कुछ अलग टाइप के व्यक्तियों का व्यवहार जैसा होगा तो उन ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार के हम उस श्रेणी में रखेंगे। तो एक एक करके इन चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे पीले पित्त के बारे में। तो देखिए, अगर बात आती है पीले पित्त के बारे में, पीला जो पित्त होता है इसे कहा जाता है, इसका एक नाम होता है जिसे कहता है कॉलेरिक। इसी को क्या कहते हैं? कॉलेरिक कहते हैं। ये चीज याद रखना, इसी को कहते हैं कॉलेरिक। अब देखिए, जो कॉलेरिक है या पीला पित्त है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है? चिड़चिड़ा होता है। कैसा होता है? चिड़चिड़ा स्वभाव के होते हैं। तो जो व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे उन व्यक्तियों को हिप्पोक्रेटस ने किस में रखा है भाई? किस श्रेणी में रखा है? पीले पित्त की श्रेणी में रखा है। और ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? याद रखना, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बेचैन होते हैं। याद रखना, ऐसे व्यक्ति बेचैन होते हैं। इसी के साथ तीसरा जो पॉइंट बनता है वो क्या होता है? याद रखना, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े गुस्सैल टाइप के होते हैं। कैसे स्वभाव के होते हैं? ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव गुस्सैल होता है। देखिए, जो व्यक्ति बेचैन रहते हों, चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हों, या जिन व्यक्तियों के अंदर, याद रखना, कैसा गुस्सैल स्वभाव होता है, उनको हिप्पोक्रेटिस ने कैसी श्रेणी में रख दिया? पीले पित्त की श्रेणी में। तो भाई, अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहिए। और ये चीज याद रखना, आप लोग अपने बारे में मुझे ये बताएं कि आप किस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो हिप्पोक्रेटिस के आप किस श्रेणी के व्यक्ति हैं, ताकि हमें भी पता चलता रहे। और आप मेरे बारे में भी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करना कि भाई हिप्पोक्रेटिस के अनुसार मुझे कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए, कमेंट्स करते रहें सभी बच्चे। और देखिए, जो दूसरा जो इसकी श्रेणी मानी गई है वो कौन सी है? काला पित्त। अब हम लोग जानेंगे जो काला पित्त है उसके अंदर कौन सी श्रेणी में रखा गया है, ये चीज याद रखना। इस काले पित्त के अंदर, याद रखना, इसका जो दूसरा नाम है इसे क्या कहा जाता है?
मैकिन हालिक इसका एक नाम होता है जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है, याद रखना। इसी के अकॉर्डिंग ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं, याद रखना। ऐसे व्यक्ति मंदित होते हैं, ऐसे व्यक्ति मंदित और उदासीन होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति उदास रहते हैं उनके अंदर कैसा पित्त होता है, काला पित्त बताया। और याद रखना ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति विषादी कैसे होते हैं, विषादी होते हैं या निराशावादी, या निराशावादी हो। तो काले पित्त के अंदर इन्होंने बस दो ही बात बताई थी। पहली बात क्या थी कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मंदित और उदासीन होते हैं, यानी जो व्यक्ति उदास बैठा है, जो किससे कोई मतलब नहीं रखता है, वो व्यक्ति किसके अंदर आते हैं, काले पित्त के अंदर। और याद रखना ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, विदासी यानी विषादी या निराशावादी, यानी हमेशा जो नेगेटिव चीज सोचते हैं। अगर उनसे बोले भाई कोई काम होगा तो नहीं होगा, मतलब हमेशा नेगेटिव चीज सोचना, यही क्या होता है, काला पित्त होता है। इसी के बाद में जो इन्होंने तीसरा जो पॉइंट बताया था, तीसरा जो भाग बताया था वो कौन सा था, याद रखना, रक्त। रक्त क्या होता है, याद रखना। और जो रक्त होता है इस रक्त को कहा जाता है सेंगू आइन। इसका नाम क्या होता है, सेंगू आइन, याद रखना। जो रक्त या सेंगुआइन होता है ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं। खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं, आशावादी होते हैं, नहीं हमेशा ये पॉजिटिव रहते हैं, ये याद रखना। तो यही किसके बारे में बताया था, रक्त या श्लेष्मा के बारे में, रक्त के बारे में बताया था। इसी के बाद में इनका जो चौथा पार्ट है उसे कहा जाता है कफ या श्लेष्मा। जो कफ या श्लेष्मा होता है इसे कहा जाता है फ्लेगमेटिक। का नाम क्या होता है, फ्लेगमेटिक, ये याद रखना। ये कफ या श्लेष्मा क्या है इस चीज के बारे में जानेंगे। तो जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के अंदर कफ या श्लेष्मा होता है वो व्यक्ति, उनके अंदर जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, भाव शून्यता के। ऐसे व्यक्तियों में भाव शून्यता का गुण पाया जाता है, भाव शून्यता के गुण होते हैं। और भाव शून्यता का जो गुण है वो क्या है, इस चीज के बारे में समझ। भाव शून्यता का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों की अपनी जो फीलिंग होती है वो फीलिंग कुछ नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों से अगर बोला जाए कि आप भाई ये काम कर लोगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। किसी ने कह दिया तो ठीक, नहीं कहा तो ठीक भाई, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे आप लोगों ने, या भविष्य में जब आप लोग टीचर बनोगे तो आप कक्षा में देखोगे कुछ बच्चे इतने शांत बैठे रहते हैं, उनके सामने गलत पढ़ा दो सही पढ़ा दो, कुछ बोल दो मत बोल दो, वो हमेशा बस हाँ ना बोलोगे, भाई आपने कुछ किया है, हाँ जी। आपने उतार लिया व्हाइट बोर्ड से, "हाँ, बिल्कुल उतार लिया मैंने"। कॉपी देखोगे तो कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक पड़ी है। यानी जितना कहोगे उतना ही है। तो ऐसे व्यक्ति को किस में रखा है, कफ या श्लेष्मा में रखा है, ये चीज याद रखना। इसी के बाद में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर विरक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति विरक्त माने गए हैं, विरक्त माने गए। विरक्त का मतलब क्या है, विरक्त का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर ब्लड नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या सिर्फ कफ या श्लेष्मा होता है।
और ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है, वो बिल्कुल व्यर्थ होता है, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने हिप्पोक्रेटस के बारे में जाना कि हिप्पोक्रेटस ने जो व्यक्तित्व है उसे कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। किसके आधार पर? द्रव्य के आधार पर, सारे गुणों के आधार पर। इसी के साथ में सेकेंड जो साइकोलॉजिस्ट हुए थे उनका नाम क्या था? उनका जो नाम था क्रेसमर। अब हम लोग जानेंगे क्रेसमर के बारे में। तो क्रेसमर ने व्यक्तित्व को शारीरिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। अब जो 4 भागों में इन्होंने बांटा है, तो ये भाग कौन कौन से हैं? पहला जो भाग होता है इसे कहा जाता है पिकनिक प्रकार। दूसरा जो प्रकार होता है इसे कहा जाता है एस्थेनिक प्रकार। तीसरा जो होता है एथलेटिक प्रकार। चौथा होता है डाइप्लास्टिक। ये 4 प्रकार बताए हैं, याद रखना। क्रेस्मर या शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को जो बांटा है वो 4 भागों में, पिकनिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और डाइप्लास्टिक। ये चीज याद रखना। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो भाई चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी चीज में हम लोग जानेंगे कि जो पिकनिक प्रकार है इसी को क्या कहा जाता है? पिकनिक प्रकार को स्थूलकाय कहा जाता है। एस्थेनिक को कहा जाता है क्षीणकाय कहा जाता है। एस्थेलिक को सुडूलकाय कहा जाता है। और जो डाइप्लास्टिक होता है इसी को मिश्रित प्रकार कहा जाता है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि पिकनिक प्रकार में किस प्रकार के व्यक्तियों को रखा है, एस्थेनिक प्रकार में किस प्रकार के व्यक्तियों को, एथलेटिक प्रकार में किस प्रकार के व्यक्तियों को रखा है। तो देखिए, सबसे पहले क्रेसमर के अनुसार हम लोग जानेंगे पिकनिक प्रकार में कि पिकनिक जो प्रकार है उसके अंदर किस प्रकार के व्यक्तियों को रखेंगे। तो इसमें जो हम व्यक्तियों को रखेंगे, याद रखना, इसके अंदर रखा जाएगा ऐसे व्यक्ति मोटे एवं नाटे होते। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? मोटे एवं नाटे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे हम लोग? ऐसे व्यक्तियों की गर्दन छोटी एवं मोटी होती। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खुश मिजाज होता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक होते। इस चीज के बारे में किसने जाना था? पिकनिक प्रकार में ये कहा गया है, जो किसने कहा था? क्रेसमर जी ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो कैसे होंगे? थोड़े छोटे होंगे, मोटे होंगे, गर्दन छोटी और मोटी होगी, याद रखना। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा? खुशमिजाज टाइप का होगा। ऐसे व्यक्ति कैसे पाए जाएंगे? याद रखना, सामाजिक होंगे। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो ऐसे व्यक्ति हैं वो कैसे होंगे। ऐसे व्यक्ति भारी एवं गोलाकार होंगे। गोलाकार के होंगे। अगर आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति तो भाई कमेंट्स करके बताए कि आप किस श्रेणी के अंदर आ रहे हो। तो यही चीजें अब इनकी अच्छी भी हैं कि भाई ये कैसे हैं?
ये सामाजिक भी हैं और ये कैसे खुशमिजाज टाइप के हैं। तो ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को कहाँ पर रखा गया है, याद रखना, क्रेसमर जी ने पिकनिक प्रकार में रखा है। दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? दूसरा जो प्रकार है वो है एस्थेनिक प्रकार। एस्थेनिक प्रकार में किस प्रकार के व्यक्ति को रखा है? तो क्रेसमर जी ने एस्थेनिक प्रकार इसमें रखा है ऐसे व्यक्ति पतले, सॉरी दुबले पतले शरीर के होते हैं। दुबले पतले शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का वजन होने वाले सामान्य वजन से कम होता है। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। जो पतले होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, याद रखना, और कैसे व्यक्ति होंगे? लंबे होंगे। ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? जो वजन, जो सामान्य वजन जो होना चाहिए उससे कैसे होंगे? थोड़े कम होंगे, यानी कि उनका वेट जो है वो कम होगा, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा कम रहेगा। और याद रखना ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्रेसमर जी ने किस उसमें रखा है प्रकार में? याद रखना, क्रेसमर जी ने ऐसे व्यक्तियों को जो रखा है वो रखा है एस्थेनिक प्रकार में। एस्थेनिक प्रकार के अंदर याद रखना, जो ऐसे व्यक्ति रहेंगे ऐसे व्यक्ति असामाजिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? असामाजिक होते हैं। तो इस चीज के बारे में याद रखना। असामाजिक ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो असामाजिकता होती है वो अधिक पाई जाती है। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे व्यक्तियों की मांसपेशियां अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते। तो ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को जो क्रेसमर जी हैं, उन्होंने किस में रखा है? एस्थेनिक प्रकार में। तो चलिए, जो तीसरा जो पार्ट है इनका उसके बारे में जानते हैं कि तीसरा पार्ट कौन सा है। तीसरा पार्ट है एथलेटिक प्रकार। तो एथलेटिक प्रकार के बारे में याद रखना, इसमें क्या करेंगे हम लोग? तो पहला पॉइंट है, क्या बनेगा? ऐसे व्यक्ति हर तरीके से स्वस्थ होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों में सामाजिकता के गुण अधिक मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सामाजिकता गुण कैसे मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? लिख लेना, ऐसे व्यक्ति जोखिम भरे कार्य ज्यादा करते हैं या कार्यों को ज्यादा करते हैं।
ऐसे व्यक्तियों का वजन उम्र के अनुसार होने वाले वजन के उम्र के अनुसार होने वाले वजन से वजन से न तो कम होता है न ही अधिक होता है। तो याद रखना, देखो, एथलेटिक एथलेटिक का मतलब क्या हो गया? एथलेटिक का मतलब हो गया कि जो स्पोर्ट्समैन है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं, हर तरीके से स्वस्थ रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का शरीर जो होता है एकदम परफेक्ट होता है, ना तो अधिक लंबे पाए जाएंगे, ना अधिक छोटे पाए जाएंगे, ना अधिक मोटे पाए जाएंगे, ना क्या है, ना अधिक पतले पाए जाएंगे। इसके साथ कैसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा समाज के बारे में, देश के बारे में ही सोचते हैं। तो इसी प्रकार को किस में रखा गया है? एथलेटिक प्रकार में, जो किसने रखा था? क्रेसमर जी ने। अब जो चौथा प्रकार बचता है वो कौन सा बचता है? चौथा प्रकार है हमारा डाइप्लास्टिक। तो अब हम लोग जानेंगे डाइप्लास्टिक के बारे में कि डाइप्लास्टिक क्या है। डाइप्लास्टिक, जिसे हम लोगों ने या क्रेसमर जी ने मिश्रित भी कहा है। देखिए, ये एक ऐसा गुण है। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो पूर्ण रूप से सामाजिक हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि असामाजिक रहे। तो इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ क्वालिटियां भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो उन क्वालिटी और दोषों के अंदर, जब कुछ व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी भी है, कोई दोष भी है, तो सबको मिलाकर उनका एक नाम रख दिया है। वो क्या रख दिया? डाइप्लास्टिक। देखिए इसमें क्या होता है। इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा गया है, उन व्यक्तियों को रखा गया है जिन व्यक्तियों में ऊपर की तीनों श्रेणियों के गुण मिलते जुलते, तो इसी को क्या क्या कहा जाता है? डाइप्लास्टिक। तो चलिए, जो क्रेसमर जी की, यानी कि जो व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा था क्रेसमर जी ने, वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। इसी के बाद में अगले जो हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं उनका नाम आता है सेल्डन। तो हम जानेंगे सेल्डन के अनुसार कि सेल्डन जी ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। शारीरिक गुणों का आधार पर याद रखना, इन्होंने बांटा बांटा था तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से चीज के बारे में जानते हैं? पहला जो भाग है इसे कहा गया है एक्टोमार्फी, एंडोमार्फी। पहले एंडोमार्फी, दूसरा जो है इसे कहा गया है एक्टोमार्फी, तीसरा जो होता है इसे कहा गया है मेसोमार्फी। एंडोमार्फी, एक्टोमार्फी और मेसोमार्फी, तीन प्रकार के क्या है याद रखना। यह सेल्डन जी ने प्रकार बताए हैं, व्यक्तित्व को बांटा है, ये चीज याद रखना। शारीरिक गुणों के आधार व्यक्तित्व। अब एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। जो एंडोमार्फी होता है इसे कहा जाता है गोलाकार। एक्टोमार्फी होता है इसे कहा जाता है आयताकार। और जो मेसोमार्फी होता है इसे क्या कहा जाता है याद रखना, इसे कहा जाता है लंबाकार। अब सबसे पहले जानेंगे कि जो एंडोमार्फी है वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो सेल्डन जी ने जो एंडोमार्फी के बारे में कहा था,
एंडोमार्फी पे इन्होंने कहा था ऐसे व्यक्ति पतले एवं दुबले और लंबे होते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति पतले रहेंगे, दुबले पतले रहेंगे, यानी कि कैसे हाइट कैसी रहेगी, लंबी पाई जाएगी। तो यहाँ पे दुबले पतले नहीं, दुबले पतले नहीं है भाई, ऐसे व्यक्ति मोटे एवं नाटे हों, मोटे एवं नाटे होंगे। मोटे एवं नाटे होंगे। देखिए, अब ऐसे व्यक्ति मोटे नाटे होंगे तो कैसे होंगे भाई, ऐसे व्यक्ति भारी एवं गोल होंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गोलाकार। ऐसे व्यक्तियों में, या ऐसे व्यक्ति खुशमिजाज टाइप के होंगे, याद रखना। ऐसे व्यक्ति, तो इससे पहले अभी खुशमिजाज, अभी ये चीज मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ क्रैसमर के में, तो क्रैसमर में किस चीज में आया था ये, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, याद रखना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्रैसमर के किस प्रकार में मिलते हैं, पिकनिक प्रकार से। तो इसका वर्णन सेल्डन ने क्रैसमर के पिकनिक प्रकार से किया है, ये चीज याद रखना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सेल्डन का कौन सा वह प्रकार का जो, सॉरी, सेल्डन का वह कौन सा प्रकार है जो क्रैसमर के पिकनिक प्रकार से मिलता है, तो याद रखना एंडोमार्फिन, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को गोलाकार भी कहा जाता है। यानी गोलाकार मतलब मोटे लोग गोल होंगे, तो याद रखना जितनी भी गोल या मोटे लोगों की क्वालिटी होती है वो किस में पाई जाती है, एंडोमार्फी में। इसी के साथ में दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्टोमार्फी। अब हम लोग जानेंगे कि जो एक्टोमार्फी है वो किस प्रकार के व्यक्ति रहेंगे, याद रखना एक्टोमार्फी को कहा जाता है आयत, आयताकार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार से स्वस्थ हों। यह गुण सेल्डन का क्रैसमर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता। तो जितनी भी क्वालिटियां हमने क्रैसमर के एथलेटिक प्रकार में पढ़ी हैं वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी, सेल्डन के एंडोमार्फी में कहलाएंगी। तो अब ये कैसे होंगे, ये इनके अंदर सामाजिकता के गुण अधिक पाए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों में सामाजिकता के गुण अधिक पाए जाएंगे, ये चीज याद रखना। तो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो एक्टोमार्फी में आते हैं। और इसी के साथ जो सेल्डन जिनका जो लास्ट प्रकार बचा है वो कौन सा प्रकार है, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, जिनका लास्ट प्रकार है वो था मेसोमार्फी। अब हम लोग जानेंगे कि मेसोमार्फी क्या है। तो मेसोमार्फी का जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, इस चीज के बारे में समझना। ऐसे व्यक्ति
पतले और लंबे होंगे। ऐसे व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा? चिड़चिड़ा होगा। तीसरा क्या पॉइंट बनेगा, याद रखना। ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक गुण अधिक मिलेंगे। तो इसके अंदर जो सामाजिक जो गुण है वो कितने मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। तो याद रखना इस चीज के अंदर सारी की सारी जो चीजें होंगी वो की चीज क्या रहेंगी? मेसोमॉर्फिक। तो जिसके अंदर सामाजिक गुण थोड़े कैसे होंगे? अधिक नहीं, सॉरी, इसमें सामाजिक गुण अधिक नहीं मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे। अधिक मत करना इससे बच्चे, इसे क्या करेंगे हम लोग? कम करेंगे, इसे कम करेंगे। क्योंकि कैसे होंगे ये लोग? थोड़े सामाजिक टाइप के होंगे। ऐसे व्यक्तियों को अकेला रहना बड़ा पसंद होगा, याद रखना। ऐसे व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटियां हैं वो किसकी है? मेसोमॉर्फी की। तो सेल्डन का यानी कि जो मेसोमॉर्फी है वो भी क्या होता है? समाप्त होता है। और इसी के साथ जो हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के अंदर शारीरिक गुणों के आधार पर जो व्यक्तित्व है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसी के बाद में सेकंड जो हमारा पार्ट था वो पार्ट क्या था? याद रखना, वो था मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व। तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटने वाले दो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जिनमें से एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, जिनका नाम क्या है? युंग, या इन्हीं को कहा जाता है जुंग। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आइजेंक। तो देखिए अब हम एक एक करके इनके बारे में डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, वो जानेंगे, याद रखना, किसके बारे में? वो जानेंगे हम लोग युंग या जुंग के बारे में। तो देखिए जो युंग और जुंग है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि युंग या जुंग ने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा है। अगर मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। देखिए युंग ने व्यक्तित्व को, याद रखना, कितने भागों में? तीन भागों में बांटा है। पेपर में बहुत बार हमसे पूछा गया है कि युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। याद रखना तीन भागों में। कौन कौन से होता है? पहला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है अंतर्मुखी। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है बहिर्मुखी। और तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है उभयमुखी। अंतर्मुखी को कहा जाता है इंट्रोवर्ट। बहिर्मुखी को कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। और उभयमुखी को कहा जाता है एम्बिवर्ट। ये सारे के सारे ने तीन भागों में जो बांटा है वो किसने बांटा है? युंग या जुंग ने। एक बार देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर के लिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही मिलना है, ये चीज याद रखना। तो देखो इसी के बाद में हम एक एक करके इन्हें डिफाइन करेंगे कि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होते हैं कैसे होते हैं, किस प्रकार के नहीं होते। थोड़े इस चीज के बारे में याद रखना। या अगर मैं वर्बली ऐसे ही बता देता हूँ तो थोड़ा इस चीज के बारे में यहीं पे समझ लीजिए। अंतर्मुखी व्यक्ति का मतलब होता है, ऐसे व्यक्ति को अंतर्मुखी कहा जाता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। किसके बारे में? अपने बारे में। जो समाज के बारे में, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में। ऐसे व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होंगे, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, बस उन्हें अपना फायदा चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, किसी को दुख पहुंचा के, किसी को लॉस पहुंचा के, किसी का नुकसान करके, किसी से झूठ बोल के, लेकिन उन्हें क्या होना चाहिए? बस उन्हें अपना फायदा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? अंतर्मुखी, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में।
अपने बारे में सोचते हैं जो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, याद रखना, उन्हीं को कहा जाता है अंतर्मुखी कहा जाता है। उसके बाद में बहिमुखी किसे कहा जाता है? बहिमुखी को कहा जाता है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूर्ण रूप से सिर्फ ओनली दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये किसके बारे में सोचते हैं? याद रखना, दूसरों के बारे में। यह है दूसरों के बारे में सोचते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? बहिमुखी कहा जाता है। दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं? जैसे भाई मुझे करना है, समाज के बारे में करना है। कोई अगर व्यक्ति उनके पास अगर आ जाए, भूखा है, वो खाना खा रहे हैं, तो अपना खाना उसी को खिला देंगे। अगर उनके पास कोई चीज़ है और कोई व्यक्ति आ जाए तो वो मना नहीं करेंगे। तो पूर्ण रूप से किसके बारे में बोलते हैं ये? कि सिर्फ हमें बाहर के यानी समाज के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। तो इन्हें कहा जाता है बहिमुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। अब युंगजी ने कहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो सिर्फ ओनली स्वयं के बारे में सोचे, ना कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सिर्फ ओनली दूसरों के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे। तो इसीलिए इन्होंने तीसरा प्रकार और बताया था जिसे कहा जाता है उभयमुखी। उभयमुखी को कहते हैं एम्बीवर्ड। एम्बीवर्ड के अंदर दोनों प्रकार के व्यक्तियों को रखा गया है, जो अपने बारे में भी सोचे और किसके समाज के बारे में भी सोचता है। वही क्या होता है, याद रखना, उसे कहा जाता है यानी कि उभयमुखी। तो उभयमुखी जो होता है वो सबसे अच्छा भी माना गया है, याद रखना। सबसे अच्छा जो होता है वो कौन होता है? उभयमुखी होता है। और इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर क्या है? व्यक्ति दूसरों के बारे में भी सोचता है, प्लस में अपने बारे में भी सोचता है, अपने बारे में। तो इसी के साथ जो युंग या जुंग है, उन्हीं के इसी के साथ हमारी क्या होती है, थ्योरी कंप्लीट होती है, समाप्त होती है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो भाई अगर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना। इसी तरीके से इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर देंगे बहुत जल्दी ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग अपना ध्यान रखें।